अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं जनाब आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। इस मुस्कुराहट के पीछे जनाब ये जो खूबसूरत मौसम है ना, ये वो है जब आप बाहर निकलते हैं। सुबह सुबह जब मैं भी ऑफ़िस के लिए निकली हूँ तो हवा चल रही थी, अच्छा मौसम था। वैसे तो हब्स की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। मौसम बड़ा कह लें कि ख़तरनाक होता जा रहा है कि समझ नहीं आ रही कि कब बारिश हो जाती है, कब जो है ना हब्स की कैफियत मज़ीद बढ़ जाती है। तो आज जब सुबह उठी हूँ तो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर था, अच्छा था मैं कहूँगी, कि जिसकी वजह से मौसम की वजह से हमारा मूड भी खुशगवार हो गया। लेकिन उस पर हमने अभी बात करनी है। अभी मैंने आज के टॉपिक पर बात करनी है, वो ये है किताबों के हवाले से। एक वक्त हुआ करता था किताब ही ओढ़ना बिछोना हुआ करती थी हमारी, मालूमात का ख़जाना होती थी, तफरीक का ठिकाना और ख़ामोश दुनिया का तराना हुआ करती थी। दिल को लुभाने का फसाना यही किताब ही तो थी। किताब से इंसान का जो ताल्लुक़ है ना, वो बेहद पुराना है। ये इंसान में फ़हम और इदराक और ख़ुद आगाही, अपने इर्द गिर्द के हालात और वाक़ियात को परखने का शऊर बेदार करती है। और दुनिया जब तहरीर के फ़न से रोशनास हुई ना, तो उसने चट्टानों, दरख्त की छालों, जानवरों की हड्डियों, खालों, खजूर के पत्तों और फिर बिला आखिर कागज़ को लिखने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि वो अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा सके। अब किताबों की दास्तान भी अजब है। कभी उन्हें आग लगाई गई तो कभी उन्हें चुरा लिया गया, तो कभी दफना दिया गया। कभी ये शाही दरबार की जीनत बनी तो कभी ये फुटपाथ पर कोड़ियों के दाम फरोख्त हुई। लेकिन किताब और इल्म मुआशी खुशहाली और माशरती अमन की ज़ामिन होती हैं। कोई भी शौक़ होता है ना, वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, जब तक उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता वो तब तक कह लें कि पायदार नहीं बनता है। तो इस तरह का अगर शौक़ आपके बच्चों में देखते हैं आप लोग, तो उसको बढ़ावा दें, उनको सपोर्ट करें इस चीज़ के अंदर, उनको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएं, किताबों के बारे में बताएं, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है या जो एग्जिस्टिंग नस्ल है, अभी वाली नस्ल है, वो अच्छे तरीके से अपना मुस्तकबिल एटलीस्ट बना सके और किताब से जुड़े रहें। ये हमारा आज का पैगाम था। आगे बढ़ते हैं कुछ अपने सेगमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। और सेगमेंट में हमने बात करनी है फ़िटनेस के हवाले से, क्योंकि फ़िटनेस फ्रीक भी हमें बहुत से लोग मिलते हैं। जिस तरह के बहुत से लोग कहते हैं जी हमने चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, हमने अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है, विच इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन होना आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो जिस तरह के मर्ज़ी मामलात हो जाए, क्राइसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिचुएशन हो जाए, आपने अपनी फ़िटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आजकल जिस तरह की हब्स की सूरत हाल है, गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ऑलरेडी एक तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीपी लो, इस तरह के लेथार्जिक फील, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस सारे मामलात के साथ साथ क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर एक्सरसाइज करनी है तो हम किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उस पर हमने बात करनी है, जिससे एक तो हम फ्रेश भी फील करें और एक्टिव भी रहे। क्योंकि ये सारा जो मौसम है ना, ये इनएक्टिव हमें कर रहा है, बीमार कर रहा है हमें। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट, फ़िटनेस ट्रेनर रहमान अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आफ्टर लॉन्ग टाइम रहमान तो कैसा ये आजकल का जो मौसम है रहमान, जिस तरह मैंने कहा है कि जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं उनको तो कुछ नहीं कहता, ये गर्मी सर्दी कुछ भी हो, लेकिन हाँ लेकिन हम जैसे लोग जो ज़रा सोचते भी है ना कि अच्छा थोड़ा सा हम अपने फिटनेस की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा जिम की तरफ या फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, तो ये मौसम हमें कुछ नहीं करने देता है। तो इस मौसम में जिसमें गर्मी भी है, हब्स भी है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेथार्जिक फील बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लगता है जैसे अभी हम बेहोश हो जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो इस मौसम में क्या हमें वैसे एक्सरसाइज की तरफ यूजुअली जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बात सुने कि इसमें ना कोई भी मौसम आ जाए ना हमें प्रॉब्लम होती है, सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, ये तो है, कुछ भी है, हम कहते हैं जी बस ये हमें मौका मिलना चाहिए। हाँ। देखिए मौसम के हिसाब से आप खुद को चेंज करते जाओ। अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी है, पहले हीट आई है, फिर ह्यूमिडिटी आ गई है, तो ऑब्वियसली आपको पसीना ज्यादा आता है, तो उसमें आपके मिनरल्स वगैरह आउट होते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। ये नहीं, अच्छा सम पीपल्स थिंक कि वो ये सोचते हैं कि अच्छा स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो वेट हमारा गिरेगा। नहीं,
आपने मौसम के हिसाब से खुद को ढालना है। अगर ह्यूमिड आ रहा है तो आपने एग्जॉस्ट नहीं होना, ठीक है, हाइड्रेट रहना है। तो उसमें यह है कि मौसम के हिसाब से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते जाएं। ठीक है, तो हमें फिर कुछ रहमान आप परफॉर्म करके भी दिखाएंगे कि किस तरह की हल्की फुल्की हम घर पे कर सकते हैं एक्सरसाइज? परफॉर्म तो मैं करूँगा, लेकिन ये है कि अपनी ऑडियंस को जो है ना वो सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने रूटीन के हिसाब से सारा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है लोग वर्कआउट हमें पता नहीं है हम क्या करें, हम जिम जाना है, हाँ, हमारे पास जिम के पास टाइम नहीं है। हाँ। तो घर में ऐसा क्या है, मैं ये कहता हूँ कि सिंपल फार्मूला। लेकिन घर पे वर्कआउट करने के फायदे होते हैं? ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि फायदे नहीं होते, लेकिन ये कि सिस्टम आपका रिदम में रहता है, एक्टिवेट रहता है। चलती का नाम गाड़ी है, इसलिए गाड़ी को आप चलाते रहो, रोको नहीं। ठीक है। रूल नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका वार्म अप और स्ट्रेचिंग, चाहे आप बिगनर लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो आपने उसको लेके चलना है। वार्म अप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये है कि ये नहीं कि फ़ौरन आपने वेट ट्रेनिंग पे चले जाना है, फ़ौरन आपने इंटेंस वर्कआउट पे चले जाना, उससे मसल इंजरीज के चांसेस है। फर्स्ट रूल, चाहे आप घर में वर्कआउट करते हैं चाहे आप जिम में करते हैं, फर्स्ट अपने मसल को स्ट्रेच करें। आपने शोल्डर, कोर और लोअर एब्डोमिनल का 3 एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा जिसमें यह है कि उसको स्ट्रेचिंग में लेके चलना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है। फर्स्ट अपने रोटेटर को आपने रोटेट करना है, स्ट्रेट, सर्कल, क्लॉकवाइज 10 और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एक्टिवेट होना जरूरी है बहुत ज्यादा। 10 रैप्स आपने करने हैं क्लॉकवाइज, 10 करने हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसके 3 सेट्स, 1 मिनट ब्रेक। ओके। नेक्स्ट आपका आ गया जिसको एक्टिवेट करना है, स्ट्रेच करना है, आपका स्पाइनल एरिया। उसमें नॉर्मली आप स्ट्रेट हैंड, राइट एंड लेफ्ट 10 ईच। ठीक है। मैं एक्सरसाइज नहीं बता रहा, मैं इसको स्ट्रेचिंग एक रिदम वार्म अप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप अपने मसल को एक्टिवेट नहीं करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। सही है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज, आपने 90 डिग्री बॉडी को बेंड करना है, डाउन, आपका स्पाइनल स्ट्रेच, देन अप, डाउन, देन अप। यूजुअली आपने देखा होगा कि अगर हम घर में कोई चीज उठाते हैं तो बैक में स्टिफनेस हो जाती है, ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, वो क्या कहते हैं खिंच पड़ गई है, मुझे सारा कुछ। तो इसलिए कि आपके मसल एक्टिवेट नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने नी अप, देन आपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को स्ट्रेच करना है। 10 सेकंड होल्ड, ठीक है, देन अगेन, डिफरेंट आपने मूवमेंट्स करनी है। ये हो गया आपका स्ट्रेचिंग वर्कआउट। स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। अब वर्कआउट में आपने ये देखना है कि मेरा आज का वर्कआउट कौन सा है। तो आपको मैं इजी, जो खवातीन हैं जो जिम नहीं जा सकते, घर पे कर सकती हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि आप एब्डोमिनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करें। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। एब्डोमिनल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। मुशक्कत नहीं करनी आपने, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आपने करना है। ओके, ये एक्सरसाइज वेरी इफेक्टिव। मॉर्निंग क्रंचेस इसको कहते हैं। आप कहीं भी स्टैंडिंग पोजीशन में आपको सामान की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट आर्म, ब्रीद इन, मैं इसको स्लो डेमो में बताऊंगा। ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके। ब्रीद इन करेंगे, आपने कोर को स्ट्रेच करना है। मसल कंसंट्रेशन, प्रोफेशनल है बिगनर है, सम पीपल सेज कि हमें पता नहीं चलता, हम इतनी रेपिटेशन करते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मींस कि आपका माइंड उस मसल में हो, कंसंट्रेशन। अगर मैं बाइसेप कर रहा हूँ, मेरा माइंड तो बाइसेप में हो, इधर उधर ना हो कि वो हो इधर क्या हो रहा है, वो उधर क्या हो रहा है, मैं फोन पे क्या कर रहा हूँ। तो ये फोकस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इसको आप नॉर्मली आप रिदम में लेके चले। मैं वो एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करूंगा जो इफेक्टिव है। वैसे डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, 1000 डिफरेंट टाइप्स की हैं। अच्छा, ये वाली जो ये आपके बैक के लिए या पूरे आपके कोर के लिए? हमेशा 3 टारगेट्स होते हैं। प्राइमरी मसल आपका कोर, सेकेंडरी आपका बैक एरिया आ गया, थर्ड आपके लोअर पोर्शन। ठीक है, हमारा टारगेट है ये। एडिशनल एक्सेस जो पोर्शन है वो ये आ जाते हैं। ठीक है। सेकेंडली उसके बाद आपने करना है मूवमेंट, पता तो सबको है,
हमें बार बार, लेकिन हम आपको पुश करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। स्क्वाट्स आपने करने, क्योंकि आपका सारा पोर्शन है लोअर, ठीक है, बॉडी सारी इसके ऊपर है। सम आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैवी वेट में है, हाँ, उनका लोअर पोर्शन वीक होता है। हाँ, exactly. लोअर पोर्शन वीक होने की वजह से वो कहते हैं पता नहीं यार घुटनों में क्या हो गया, दर्द होना शुरू हो जाती है उनके। देखिए हाँ, ये सारी बिल्डिंग है, वो इसकी आपके, बेस हाँ, स्ट्रांग होनी चाहिए, सेम लाइक हमारी थाइस। ओके लेट्स गो। स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक होती है, आपके नी, आपके फुट फिंगर सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। ओके, अगर आप इसको थोड़ा सा टर्न करोगे सारा प्रेशर आपके नीज पे आएगा। ओके, ये इंटरनेशनली इशू है लोगों को। अच्छा, फीमेल्स मेल्स ये प्रॉब्लम उनको आती है कि हमें नी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपकी ये पोजीशन नी और आपके फुट फिंगर, और वाइड कितना होना चाहिए जितने आपके शोल्डर्स हैं, ठीक है। अगर किसी का फ्रेम बड़ा है तो उस हिसाब से फ्रेम वाइड करेगा, नैरो है तो वो नैरो कर लेगा। अब मेरी पोजीशन ये मेरे नीज है, ठीक है, ये फुट फिंगर सेम पोजीशन। नाउ इसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। ये वो एंगल है, अगर आप में परफेक्शन नहीं होगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नाउ 90 डिग्री सेम लाइक चेयर्स पोजीशन डाउन, देन अप। परफेक्शन मोर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपने देखा होगा लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ हाँ बता जी, रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन है। परफेक्शन सबसे पहले, चाहे बिगनर है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके लेट्स गो। 15 रैप्स, मैं 15 नहीं लगाऊंगा, आपने लगाने 3 सेट्स आपने करने हैं। और अगर कोई इतना नीचे नहीं जा पा रहा तो okay. जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आप okay. उतना हो जाए, कोई मसला नहीं है। साइड से बताता हूँ, ठीक है, कहीं भी है, चाहे कोई हैवी पर्सन है, वो जितना भी जाता है, लेकिन मैं प्रायोरिटी ये बोलूंगा कि आपकी परफेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। ओके, बिगनर बन के मैं करता हूँ तो वो यहाँ तक जाएगा। एग्जैक्टली। अगर थोड़ा इंटरमीडिएट होगा वो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा प्रो जाएगा वो इस तरह डाउन पोजीशन में जाएगा। ओके, और इसमें समटाइम आप इस तरह कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वॉल है तो वॉल सपोर्ट के साथ आप कर सकते हो, अच्छा, ताकि आपको बैक पे प्रेशर ना आए, उसको आप लेके चल सकते हो। ठीक है, लोअर पोर्शन, देन आपने काफ रेजिस करने हैं। ये वो या आपके शिन मसल के लिए, लोअर लेग के लिए। ठीक है। अब पीपल्स थिंक कि हमारे पास मशीन नहीं आता, हम इसको कैसे करें। इसको साइड एंगल से मैं करके बताता हूँ। हाथ दोनों बैक पे, ओके, फुट पोजीशन वाइड, ठीक है, हील अप करना है। 1, ओके, ओके, 2, 3, 4, 5। इज इट इफेक्टिव? मोर इफेक्टिव। ओके। अब देखें क्रॉसफिट ट्रेनिंग किसमें, सिर्फ ये इतने से ही करने से आपकी मैंने 3 की है, नहीं 15 करने नहीं, मैं वही कह रही हूँ, वो 15 रैप्स तो करने हैं, बट मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि आपने अपने टोज पे आना है तो यस एग्जैक्टली। हाँ, आपके शिन मसल, क्योंकि आप तो देखें अभी तो आप हम कर रहे हैं ना, जो करेगा ना वो कहेगा अच्छा रेमान भाई ने ये बोला था, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर हो गया। 15 रैप्स 3 सेट्स। ओके, हील अप 2। एक तो इसका फायदा ये होगा कि आपके स्टैंडिंग पोजीशन में जो शिवरिंग होती है वो बैलेंस हो जाएगी आपकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसको लेके चलना बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लोअर पोर्शन स्ट्रांग हो चाहिए, सेकंड आपकी बैक स्ट्रांग होनी चाहिए, थर्ड आपका कोर होना चाहिए। इसको कभी भी मिस ना करें, फीमेल्स हैं मेल्स हैं चाहे घर में, तो वो एक्सरसाइज जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो जी। वैसे लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इजी लेके हम उनको चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके साथ आपने देखोगे ब्रीदिंग सर्कुलेशन का बहुत ज्यादा इशू। हमें पता है कि योगा एक्सरसाइज में क्या होता है और उसमें ब्रीदिंग कंट्रोल जी। आपने वैक्यूम करना है एब्डोमिनल्स को। अच्छा, वैक्यूम कैसे करना है हमने? इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अब आपको बता रहा हूँ तो आपने वैक्यूम करना है। Okay, first straight position में, then I will change my side. Okay, breathe in, core, inside, lift up. मैं साथ साथ बात करूंगा, आपने सांस रोकनी है। Okay, breathe in, हाथ दोनों पीछे, वो इसलिए कि आपका posture straight रहे। Breathe in, okay, then hold. इतना hold करना है कि अब आपका वो ना breathing circulation चले। इतना hold करना है जितना कर सकते हैं, ये ना hold करते करते कुछ और ही ना हो। कंट्रोल करना है, उतना करना आपने। अच्छा, इसको हम सेकंड पोजीशन में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी वॉल को सपोर्ट करके इस साइड पे कर देता हूं आपको, देन हील अप, थोड़ा सा इंटेंस लेवल पे हो जाएगा,
कोर को आपने इनसाइड टर्न करना है। आपके कर्व शेप में आपके जो साइड्स हैं उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपके साथ 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 बात करूंगा, लेकिन आपने होल्ड करना है। 3 सेट्स आपने करने हैं, 15 रैप्स, 15 टर्न्स में। आपने स्टॉप वॉच, आपके पास फोन होता है तो आप उसको लेके साथ साथ चल सकते हैं। है। तो ये है सिंपल इजी इफेक्टिव एक्सरसाइज जो आपके लोअर पोर्शन, आपकी स्ट्रेंथिंग, आपके कोर के लिए, आपके बैक के लिए। कोई भी ट्रेनिंग है ना, ठीक है, डिफरेंट उसके पैटर्न्स है। उसमें ये देखना है कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बैक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका लोअर पोर्शन। ये आपकी इनिशियल स्टेज है, उसको हमने लेके चलना है स्ट्रांग मूड में। ये होना बहुत जरूरी। उसके बाद फिर लेवल्स बनते हैं, 1 2 3 4, इसके डिफरेंट एक लेवल्स बनते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है। और लास्ट वन, आपने स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, लास्ट में दोबारा एग्जैक्टली कूल डाउन एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है। अब उसमें बेस्ट ये है जो हम बचपन से भी देखते आए हैं कि वो पीटी वगैरह करवाते थे, सारा कुछ। ये वो जितनी क्रॉस लेग करके, इजी वाला बताऊंगा ना। जी जी। ओके, जितनी लेग्स आपकी वाइड होती हैं, हेड डाउन, ठीक है, शिन मसल, आपके काफ मसल, उसको होल्ड करना है। देन आपने पोजीशन में होल्ड करना है। अब इसमें स्ट्रेचिंग आपके एंकल से लेके आपके हेड टू टो तक जो है ना आपकी पूरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। सही है। इसमें 10 सेकंड आपने करने हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, आप किसी कोच के पास चले जाएं। इंटरनेशनली मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये बेसिक है। ओके, ये करेंगे आपका वेट कट डाउन होगा। वाओ। ये करेंगे तो आपके मसल गेन होंगे। सही है। मतलब ये इजी एक्सरसाइज है जो रहमान ने हमें करनी सिखाई है, जिसके लिए आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए, कोई मशीन्स नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। बस आपने घर में ये करनी है और आप फिट हो जाएंगे। मतलब इस मौसम में भी आप बड़े अच्छे लगेंगे, ख़ुद को खूबसूरत लगेंगे। तो हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद थे। रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए और इतनी अच्छी और इफेक्टिव जो है ना आप हमें एक्सरसाइज बताइए आपने। थैंक यू फॉर कमिंग। आगे बढ़ते हैं, अपने सेहत से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो आज हमने फॉलेज के ऊपर बात करनी है। फॉलेज एक ऐसा मर्ज़ है जो दुनिया भर में अमवात की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। फॉलेज के शिकार फ़र्द का फौरी इलाज ना हो तो मौत का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉलेज की 2 अक़साम है, एक है ब्रेन हैमरेज जिसमें दिमागी शरेयान फट जाती है, जबकि दूसरी किस्म में दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरेयान ब्लॉक हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और दिमाग को नुकसान पहुंचता है। मौजूदा दौर में नौजवान अफराद में फॉलेज जैसे जानलेवा मर्ज़ की शरह में नुमाया इजाफा हो रहा है। एक ताज़ा रिसर्च आई है जिसके मुताबिक नौजवानों में फॉलेज जैसे मर्ज़ की अहम मुमकिना जो वजह है वो हर तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो हम लोग पी रहे होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसके इस्तेमाल से फॉलेज का जो ख़तरा है ये 22% बढ़ जाता है। ये ख़तरा उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई फ़र्द रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना अपनी आदत बना लेता है। तो नौजवानों में फॉलेज के बढ़ते केसेस की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुनीर अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, फॉलेज के ऊपर आज हमने बात करनी है। फॉलेज की अगर देखा जाए तो इब्तदाई जो अलामात हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उनकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है कि अगर किसी को फॉलेज हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर सके, वो भी या फिर उनके साथ जो सराउंडिंग्स में लोग हैं कि इसको फॉलेज का अटैक हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे जिस्म को जितना भी कंट्रोल है वो दिमाग की तरफ से करंट आता है, वो दिमाग को खुद ऑक्सीजन और ख़ुराक को खून के ज़रिए से मिलती है। जैसा कि आपने बताया कि अगर दिमाग की शरेयान में कोई लोथड़ा आ जाए या लीकेज हो जाए, खून ना मिले, तो उससे वो फालिज हो जाता है। दिमाग का वो हिस्सा काम नहीं करता और इसमें ज़्यादातर मरीज़ को या साथ वाले को इब्तदाई स्टेजेस में पता चलता है कि उसकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं निकल रही, स्लरिंग हो रही है स्पीच की, या उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा कमज़ोर हो रहा है। तो वो फालिज की इब्तदाई इलामात हैं, जिसमें शुरू में ही हमें डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और इसको अगर 3 घंटे के अंदर अंदर हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो ऐसी ट्रीटमेंट है कि इससे हम बच भी सकते हैं फालिज होने के बाद। लेकिन उससे पहले भी
90% जो फॉलेज की वजूहात हैं ना वो काबिल बचाव हैं। अच्छा। बचाव के ज़रिए उनसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए और 3 घंटे के अंदर अंदर हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले जाएं। गवर्नमेंट ने 12 हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ पे ये तकरीबन 60,000 से 1 लाख का इंजेक्शन है जो फ्री लगता है। अच्छा। और उसमें फिर ज़िंदगी उसकी बच भी सकती है, फाले के वो जिस्म पे असरात नहीं होते। लेकिन यूजुअली तो सुनने में आता है कि जो इसके सिम्टम्स हैं, जब फॉलेज आपको हो रहा होता है तो आपकी एक साइड जो वो पैरालाइज होना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा आइडेंटिफाई तब होता है जब आपका जो चेहरा है वहाँ पर जब आपका फॉलेज अटैक करता है तो वो चेहरा जो है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाता है या एक साइड पे होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है कि जिस्म के जिस हिस्से को खून नहीं मिल रहा होता वो काम नहीं करता, वो आगे जिस्म में करंट नहीं आता। अगर वो कंट्रोल चेहरे को कर रहा है, फेशियल नर्व जो है उसमें आँख का बंद ना होना, जो फालिज वाली साइड है उससे पानी का आना, मुंह का दूसरी तरफ खींचे जाना, मुंह से पानी निकलना, ये भी एक इलामत है। वो ना पानी पी रहा होता है तो वो पानी खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है, या देखने वाला कहता है कि आपके मुंह में खिंचा हुआ आ रहा है, या आप सही तरीके से बोल नहीं है। और अगर बाकी लिम्स में देखें तो एक तरफ बाजू का या टांग का उसमें कमज़ोरी होना, सही तरीके से चल ना सकना, ये भी इसी की इलामात हैं। और ये अटैक किसी भी साइड पर हो सकता है, लेफ्ट या फिर राइट साइड पर फॉलेज का अटैक, या दोनों साइड्स पे भी हो सकता है? किसी भी साइड पर हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली ये एक तरफ ही होता है, क्योंकि दिमाग में हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दाएं बाएं को कंट्रोल करता है और बाएं दाएं को कंट्रोल करता है, और उस इसके मुताबिक होता है कि किस हिस्से में ये खून की सप्लाई नहीं है, और उस हिसाब से वो वाला हिस्सा जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। वो कमज़ोर हो जाता है, और ये किसी भी हिस्से में हो सकता है। अच्छा, ये इसकी ज़्यादातर जो रीज़न्स हैं वो क्या सामने आती हैं कि किस वजह से ये फॉलेज का अटैक होता है? और जैसे अभी मैं रिसर्च के बारे में भी बता रही थी कि जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर हमारी ये यंग जनरेशन के अंदर, तो ये इन चीज़ों की वजह से भी फॉलेज का अटैक हो रहा है, ज़्यादा इसकी शरह बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे देखे जा रहे हैं कि जितने भी ड्रिंक्स हैं, ये कैंड फूड्स हैं, ड्रिंक्स हैं, और ख़ासकर जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं यंग्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे तो ओवरऑल ये अबव 60 ईयर्स ज़्यादा होता है, और उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जिनकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, उनका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है, वो मोटे होते हैं, या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन अब यंग्स में भी देखा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो कैंड फूड्स हैं, ये इनकी वजह से, और ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए हमें। ख़ासकर यंग्स को सादा पानी पीना चाहिए, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी वेट, उनके ज़रिए से हम, और ये अवेयरनेस के ज़रिए से कि हम इनसे बचें, इनको इस्तेमाल ना करें, तो हम इससे बच सकते हैं, और ये 90% काबिल बचाव है। अच्छा, तो अगर आपको अटैक हो जाता है, फॉलेज का अटैक, तो उस वक्त क्या हम एहतियात कर सकते हैं? क्या घर में ऐसी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हमें डॉक्टर से उस फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए? यूँ ही हम महसूस करें ना कि उसकी आवाज़ में या चेहरे में या जिस्म के किसी हिस्से में वीकनेस आ रही है, कोई ख़राबी ऐसी हो रही है, तो फ़ौरन हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब लाहौर में 4 हॉस्पिटल्स हैं, वो भी बताना थोड़ा कि सर्विसेज म्यू, गंगाराम और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज वो, और बाकी बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, मुल्तान, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट और अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, ये 12 जगह पे अगर मरीज़ 4.5 घंटे जो है ना फालिज के बाद, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और अगर उस दौरान 3 घंटे में वो इंजेक्शन लग जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, तो वो जिस्म पे मरीज़ के वो असरात नहीं होते। वो उस क्लॉट को जो सबब बन रहा होता है ब्लड सप्लाई को बंद करने का, उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, और खून की सप्लाई बहाल हो जाती है, और जिस्म पे फिर उसका असर नहीं होता। और अगर ये इससे ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो वो जिस्म पर भी असर हो जाता है, और पैरालाइज भी हो सकती है। हाँ, पैरालाइज भी हो जाते हैं। वो उसके होता है कि कितने दिमाग के कितने हिस्से पे असर हुआ है, वो कितना वाइटल एरिया है, और उसके मुताबिक फिर कितना जिस्म पे असर हुआ है कि एक साइड का ही लिम्ब है, एक है, दोनों हैं, या सिर्फ चेहरे पे है, तो उसके मुताबिक फिर उसकी हो जाए तो ट्रीटमेंट, फिर जो उसकी बीमारी होती है उसके पीछे उसका इलाज, और साथ उसकी रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी होती है। ठीक है, वो फिर फिजियोथेरेपी और बाकी जो उससे
रिलेटेड इलाज होता है, वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मुनीर अहमद मौजूद है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। फॉलेज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये इतनी ज़्यादा इसकी जो शरह ये क्यों बढ़ती जा रही है और क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, रीजंस क्या हो सकती हैं। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान रेलवे बिलाशुबा पाकिस्तान का सरमाया है, लेकिन हर साल हुकूमत इसे एक तरह से स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाकर ज़िंदा रखे हुए हैं। रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल्स, वापडा और PIA जैसे इदारों को ना हुकूमत बेचना चाहती है, लेकिन इन इदारों में बनी मुख्तलिफ यूनियंस इन इदारों को प्राइवेटाइज करने की राह में रुकावट बनती है। अब सवाल ये है कि हर साल 1000 अरब के खसारे में चलने वाले इन इदारों को निजकारी के मरहले तक लाने में हुकूमत ऐलानात के बावजूद गुरेज़ा क्यों होती है। इस पर हम अपने नुमाइंदे यहाँ पे किसी रेलवे के सीनियर हुकाम से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रेलवेज़ के निचली सतह पर इन मसाइल का भी जिक्र करेंगे जिनका सामना हर शहरी को करना पड़ता है। कुछ ट्रेन्स को प्राइवेट भी किया गया था, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इस पर भी बात करने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है रेलवे फ्रेम यूनियन के सदर हैं शेख मोहम्मद अनवर को। उनसे ये जानेंगे कि सरकारी इदारों में जो मौजूद यूनियंस हैं उन पर इस इल्ज़ाम की कितनी सदाकत है कि जनाब ये जो गोश्त मुलाजमीन को भी शेल्टर देते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। अनवर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनवर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। अनवर साहब, जिस तरह मैंने बात की है कि पाकिस्तान रेलवेज़ भी उन इदारों में शामिल है जिनको हुकूमत जो है ना वो प्राइवेटाइज़ करना चाहती है, निजकारी जिनकी करना चाहती है कि ये जो है ना हमारे ऊपर एक सफ़ेद हाथी है जो बोझ अपना भी नहीं उठा पा रहा और हमें इसको चलाना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अवामिल हैं जो कि रुकावट बन रहे हैं? देखें जी, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। पाकिस्तान रेलवे जो है ये तकरीबन 6500 किलोमीटर में फैला हुआ एक कौमी दफाई और फलाई इदारा है जी। आप देखें कि हुकूमत की तरजीहात आज क्या हैं। 70 साल से जो हुकूमत की तरजीहात हैं उनमें से मोटरवे है, उनमें से रिंग रोड है, उसमें से मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो बस है, ऑरेंज ट्रेन है। लेकिन आपने जो बात की है कि जी रेलवे में 1000 अरब का खसारा है, तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा। रेलवे का टोटल खसारा जो है वो मेरा ख्याल 60-70 अरब रुपए का खसारा है। ये सारा खसारा ये सबको मिला के ये सिर्फ रेलवे की नहीं, स्टील मिल अलग है। स्टील मिल या PIA के तो 1000 अरब के करीब होगा, हमारा नहीं है। अच्छा। हमें स्टील मिल से मिलाना नहीं चाहिए और हमें ना PIA से मिलाना चाहिए। हमारा खसारा बहुत कम है। PIA को, स्टील मिल को हुकूमत पाकिस्तान तनख्वाहें देती है, सर्विसेज को हुकूमत पाकिस्तान तनख्वाहें देती है, स्वी गैस को हुकूमत पाकिस्तान देती है, लेकिन रेलवे को हम खुद तनख्वाहें खुद कमा के खुद तनख्वाहें देते हैं। पहला तो यही है कि रेलवे क्या इस मुल्क का दारा नहीं है? जब तमाम अदारों को हुकूमत वक्त तनख्वाह देती तो हमें क्यों नहीं देती? हमें क्या कहा जाता है कि आप खुद कमाएं और खुद खाएं। एक बात। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि किसी 70 साल के अंदर किसी ने भी पाकिस्तान रेलवे की अहमियत को नहीं समझा, नज़रअंदाज किया गया है। अगर हुक्मरान कहते हैं हमने रेलवे को बहुत पैसा दिया है तो फिर इसका बिलाग एहतसाब होना चाहिए ना। जिस अदवार में रेलवे को पैसे दिए गए हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो उनका उल्टा लटकाना चाहिए। ये कह देना कि रेलवे में घोष मुलाजम है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हर आदमी आज इतनी शॉर्टेज है कि जी मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जब मैं रेलवे में आया था 1984 में आया था। अच्छा। 1,40,000 मुलाजिम थे हमारे। अच्छा। आज रेलवे में 56,000 मुलाजिम है। उस जमाने में एक रेलवे का जनरल मैनेजर हुआ करता था ग्रेड 21 का। आज रेलवे में ग्रेड 21 के 10 GM बैठे हुए हैं। तो रेलवे क्या कोई अफगानिस्तान में चली गई है, कोई बरतानिया में चली गई है, कोई रशिया में चली गई है? रेलवे तो सुकड़ गई है। जब मैं आया था तकरीबन 10,500 किलोमीटर का ट्रैक था, जो कि आज 6,500 किलोमीटर है। रेलवे सुकड़ गई, अफसरशाही बढ़ती चली गई है। शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि आप जाएं स्टेशनों पर 72 घंटे हमारे स्टेशन मास्टर ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, आप भी कह रहे हैं ना इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि हुकूमत भी हमें नहीं अकोमोडेट कर रही है, रेलवे को अकोमोडेट नहीं कर रही। तो हुकूमत जब चाहती है कि इतना खसारा हो रहा है, हम नहीं इसको पाल सकते हैं,
तो हम इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, तो उसका क्या मसला? देखिए उसमें ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, प्राइवेट हो जाएगी, निजकारी हो जाएगी, तो फायदा ही है ना। मुझे आप ये बताएं, मुसाफिरों को भी फायदा है, रेलवे को भी फायदा है। पहले फिर इसका बाद तो ये हुआ कि रेलवे की ब्यूरोक्रेसी नाकाम हो चुकी है। अच्छा, वो रेलवे को नहीं चला सकते, इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बड़े तजर्बे किए गए हैं, कभी कंपनी बनाकर तजर्बा किया गया। पिछले दिनों जनाब 15-15 लाख रुपए पर इन्होंने अफसरान रख लिए, 15-15 लाख रुपए पर मंथ पर इस डूबते हुए अदारे पे। मुझे एक बात बताएं, आप भैंस से आप दूध ले सकती हैं, दूध से आप दही बना सकती हैं, दही से आप मक्खन निकाल सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, लेकिन भैंस के चप्पल कबाब कितने दिन खाएंगे? अदारे वो बेचा करते हैं, घर का सामान वो बेचा करता है जो नशेई हुआ करता है। तो ये कोई निजकारी हल नहीं है इसका। हमारे साथ बैठे, हमारे साथ टेबल टॉक करें। क्या हल है फिर आप लोगों का? यूनियंस के पास क्या हल है कि हुकूमत के साथ बैठकर फिर किस तरह इस चीज को हल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें हम स्टेक होल्डर हैं, हमारे साथ निज़ामिया को बैठना चाहिए। सही है। ज़ाहिर है कि हम आपस में जब अफ़ाम तफ़हीम से बैठेंगे तो इसका रास्ता इसका हल निकल आएगा। आप देखिए हम कितना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। 2019 से आज तक रेलवे मुलाजिम को टीए नहीं मिला। चलिए, हमारे साथ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं बाबर अली साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि रेलवे हुकाम का पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत ज़रूरी है ना इस सारे मामले में। तो बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर साहब, हम रेलवेज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो इतना ज़्यादा खसारे में ये इदारा जा रहा होता है, हुकूमत भी इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाना चाह रही है, प्राइवेट करना चाह रही है ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरी की तरफ जाए, बेहतर हो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जनाब जो यूनियंस बनी हुई हैं इदारों के अंदर, वो कहीं ना कहीं इसमें रुकावट का बाइस बनती है। तो हम अभी मोहम्मद अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेम यूनियन के सदर हैं, उनसे भी बात करें तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जाए, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से लेकर जाया जाए तो किसी को ऑब्लाइज ना किया जाए। जी, मैं इसमें ये 2-3 चीजें अर्ज करूं कि पहली बात तो ये कि हम ऑपरेशन खसारे में नहीं हैं। अच्छा। यूनियंस जो हैं वो डालती हैं, ऐसा नहीं है। यूनियंस की मौजूदगी भी जरूरी है। ये और मीडिया, ये दोनों जो एंटिटीज हैं ये चेक होती हैं कि इदारा ठीक काम कर रहा है या नहीं। अगर इदारे में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग उसमें देखते हैं कि ये इशू आ रहा है, इसको एड्रेस होना चाहिए। इसी तरह यूनियंस भी देखती हैं। अब तीसरी बात कि प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें क्लियर कट वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब ने क्लियर कट कह दिया कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इसकी बेहतरी के लिए फिर क्या काम किया जा रहा है? रेलवे की बेहतरी के लिए मुसाफिर जो है वो भी परेशान होते हैं, ट्रेन्स की टाइमिंग के हवाले से भी, फिर ऊपर से किराए भी, फिर जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी अनवर साहब से कि कितनी साल हो गए, कुछ ट्रैक्स बंद हैं, कुछ जो हमारी ट्रेन्स हैं वो खड़ी हुई हैं, उनकी बहाली के लिए किस तरह काम किया जाएगा? देखिए, चीजें बेहतर हो रही हैं पहले से भी। 100 डेज नहीं हुए हैं मौजूदा वजीर को, और उसमें आप देखें कि न सिर्फ सफाई सुथराई का मेयार पहले से बेहतर हुआ है। आज भी हमारा जो लाहौर स्टेशन है तो हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले करने जा रहे हैं। इसी तरह हमने पहली दफा जो फूड अथॉरिटीज हैं ऑल ओवर द कंट्री, उनको अलाउ कर दिया है कि वो हमारे स्टॉल्स पे आएं और मुसाफिरों के लिए खाने का बेहतर मेयार यकीनी बनाएं। इसी तरह जहां तक मुसाफिरों के लिए दीगर सहूलियात का ताल्लुक है, जैसे एक शिकायत आ रही थी कि एसी बंद हो रहे थे एसी कोचेस में, उसके लिए भी जो है वफाकी वजीर रेलवे ने खास तौर पर एक सिंबॉलिक जेस्चर दिया था। एक दिन हमारे हेडक्वार्टर्स के एसी बंद रहे थे, तो ये सिंबॉलिक जेस्चर मीन्स के हम जो है हम इस चीज में लोगों के साथ खड़े हुए हैं, और हमने 204 यूनिट्स एसी के जो हैं वो मंगवा लिए हैं, जो कि इंशाल्लाह आपको विद इन अ मंथ लग जाएंगे। इसके बाद एसी ट्रिपिंग भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। मजीद ये कि हम एस्केलेटर्स लगवा रहे हैं डिफरेंट स्टेशन पे। इसी तरह जाहिर है सहूलियात वसाइल के साथ ही रहेंगी, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता बजाय इसके कि इरोजन की तरफ जाएं, हम इंशाल्लाह अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे और आपको हर आने वाला दिन पहले से बेहतर नजर आएगा।
चले जी, होप फॉर द बेस्ट के ये चीज़ें जो आपने बताई हैं इसके ऊपर अमल दरामद भी हो और बेहतरी की तरफ जो है ना हम लोग भी जाएं। तो शेख मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान रेलवे फ्रेम यूनियन के, और साथ ही साथ बाबर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था और हमें रेलवे के तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे। अनवर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बाबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। शादी जो हमारे मुआशरे में एक मुक़द्दस रिश्ता और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत समझी जाती है, आजकल बहुत से नौजवानों के लिए एक डरावना ख्वाब बनती जा रही है। कुछ इसे अपनी आज़ादी का खात्मा समझते हैं, कुछ ज़िंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल से घबराते हैं और कुछ सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं कि जनाब वो जज्बाती तौर पर ना ख़ुद को इस बंधन के लिए तैयार नहीं पाते हैं। अब जो माहिर नफ्सियात है ना, वो ये कहते हैं कि शादी से खौफज़दा होना सिर्फ एक बहाना नहीं बल्कि एक ना संजीदा ज़हनी कैफियत भी हो सकती है, जिसे जेमोफोबिया भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हर वो शख्स जो शादी से दूर भाग रहा है किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार है, या ये सिर्फ एक माशरती दबाव से बचने की कह लें कि एक चाल है या फिर बहाना है जो हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं? आज के हम प्रोग्राम में इसी उलझन पर बात करेंगे और जानेंगे कि जेमोफोबिया है क्या, ये क्यों होता है और इसके पीछे छुपे नफ्सियाती, माशरती और ज़ाती अवामिल क्या हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है और माहिर नफ्सियात भी हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हैं। तो उनसे बात करेंगे कि ये है क्या और आजकल ये क्यों इतना ज़्यादा पाया जा रहा है। तो डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर, ये जो जेमोफोबिया है या फिर ये जो आजकल मतलब ये जो यंगस्टर्स हैं, हर कोई भाग रहा है शादी से, खौफ पैदा हो जाता है, तो वाकई ऐसा है या सिर्फ ये बहाने होते हैं कि शादी ना की जाए? नहीं नबिहा, आज का ये जो हमारा है ना जेनजीज में जो है ये फियर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो हमारी जेनजीज जनरेशन है उसमें ये फोबिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसकी रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि वो शादी से भागना चाहते हैं, जैसे हमने ये सोच लिया कि शायद वो शादी से भागना चाहते हैं। नहीं, इस जनरेशन के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। अच्छा। आप देखें कि इन्होंने कोई पिछली जनरेशन से कुछ अच्छा सबक नहीं सीखा हुआ शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड जो है। उन्होंने ट्रॉमास देखे हैं, उन्होंने अपनी माओ को मार खाते हुए देखा है, या उन्होंने देखा है कि उनके बाप की इज्जत उस तरह से नहीं की जाती थी। एक टॉक्सिक सा रिलेशनशिप जो है ना, वो हमने अपनी आने वाली जनरेशन को दिया है, जिससे वो जनरेशन अब जो है वो इसमें है कि भाई शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। एंड देन आप देखोगे कि जो रिलेशनशिप्स का एक नई खिचड़ी पक गई हुई है ना, जिसमें आप लिविंग में रह रहे हैं, जिसमें आप जो है वो सिचुएशनशिप में हैं, जिसमें आप जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले जोन में हैं। तो जब चीज़ें आपकी इस तरह से पूरी होती जा रही हैं तो फिर वाई यू शुड एंड अप इन द मैरिज, जो कि एक मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे आपके पास लिबर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप डिफरेंट लोगों के साथ उठ बैठ सकें। एंड देन फिर आपको एक पूरा फैमिली जो है वो उठाना है। सो ये भी कुछ रीजंस है अलॉन्ग विद व्हाट यू हैव मेंशन के लोगों को फियर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और फियर जो है वो दोनों में ही है, लड़कों और लड़कियों में, दोनों में ही। और देन अगेन क्योंकि क्लिनिक पे तो ये बहुत कॉमनली ये वाले केसेस जो है ना आते हैं, ख़ास तौर पे जो जीनोफोबिया वाले केसेस हैं वो तो रिलेटेड टू जो है वो रिश्ता अज़दवाज से होते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा फियर ये होता है कि जी हाँ, रिश्ता अज़दवाज कैसे इस्तवार करेंगे। अच्छा। और ये रिश्ता अज़दवाज जो है इस्तवार करना उनको इसलिए भी मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि ये देन अगेन ये वो जनरेशनल जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो हमने किया उसके ऊपर है कि जी रिश्ता इज़दवाज को इस्तवार करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए ब्लड शेड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो एक खौफनाक सी चीज़ करके हमने उसको पेश किया हुआ है। तो वो जीनोफोबिया की वजह से जो है वो लोग जो हैं शादी से घबराते हैं बहुत, और ये एक्चुअल सिचुएशन है। तो ये क्या इसको कह सकते हैं कि ये नफ्सियाती तौर पर भी आपको है? एग्जैक्टली ये नफ्सियाती सिचुएशन है। अच्छा। ये कम्प्लीटली नफ्सियाती सिचुएशन है। और उसमें जो है इवन अब तो आप ये कहें कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मतलब बहुत सारे लोग जो एक पार्टनर के ऊपर
नहीं रह सकते, जैसे हमने सिचुएशनशिप की बात की है, जैसे हमने फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की बात की है, तो ऑफ कोर्स उनको भी कहीं ना कहीं आप उनकी चीज़ों को और उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए देखते हैं कि जी अच्छा ये कहाँ पे फिट इन हो रहे हैं। इसी तरह से जो है वो जीनोफोबिया बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल जो है वो एक कंडीशन है जिसमें ख़ास तौर पे फीमेल्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर, एक्सेसिव खौफ होता है रिश्ता अज़दवाज के इस्तवार करने का, यानी हम बिस्तरी के ताल्लुक़ को इस्तवार करने का एक्सेसिव खौफ होता है। और उसकी वजह से इवन बहुत सी लड़कियों की जिनकी शादियाँ भी हुई होती हैं, हर रोज़ मेरे पास एक केस आता है इस चीज़ का, शादी हुई है 8 साल 10 साल 5 साल शादी को हो चुके हैं, मगर शादी कॉन्सुमेट नहीं हुई अभी तक। शादी में वो जो ख़ास तौर पर रिश्ता इस्तवार होना चाहिए, जो शादी की रीज़न है बेसिकली, वो इस्तवार नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द फियर। और समटाइम्स इसकी एक और जो चीज़ है वो होती है, उसको हम कहते हैं कि जैसे सॉरी मेरे दिमाग से उसका वो टर्म एग्जैक्टली नहीं हो जाता है कभी कभी। तो जैसे मुझे याद आता था लेट यू नो कि वो क्या एक्चुअली जो है वो है यानी फियर ऑफ हैविंग जो है जो सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल इंटीमेसी जो है आपके उसके साथ पार्टनर के साथ, उसका फियर जो है वो आपको रोकता है शादी की तरफ जाने से। और अगर शादी हो जाए तो फिर इस ताल्लुक को इस्तवार करने से विजनिसमस, सॉरी दूसरा जो लफ्ज़ है वो विजनिसमस है, जो कि एक्चुअली मतलब जिसमें आपको फील होता है कि आपकी जो इंटरनल बॉडी है, जो फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पे कोई ब्लॉक है। और वो ब्लॉक जो है वो उस चीज़ को जो है वो उस प्रोसेस को होने नहीं दे रहा, और उसमें दीवार किसी लोग बिल्कुल ये रिपोर्ट करते हैं कि दीवार किसी एक शीट जो या एक दीवार सी बनी हुई जहाँ से आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है, लोगों को फील होता है, साइकोलॉजिकली पेनफुल होता है। और समटाइम्स ऐसा होता भी है कि कहीं जो है वो कुछ जो है प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कोई ऐसा मसला आया हो जिसकी वजह से जो है उनको पेन हो रहा हो। सो ये ज्यादा खौफ है, ये डर है, नहीं तो ये ज्यादा खौफ है, ये खुद से ही वो अजम्पशंस हैं जो हमारे दिमाग में, यहाँ पे ये यहाँ पर ये कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, या बचपन में ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई चीज हुआ जो आपको ट्रिगर करे उस ट्रॉमा को लेकर। नबीहा ये दोनों चीजें हो सकती है। मुनीबा सॉरी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, सो सॉरी, नो प्रॉब्लम। तो जो है ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ट्रॉमा भी हो सकता है, मे बी इन योर चाइल्डहुड यू हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड हो सकता है, सेक्सुअली हैरेस हो सकता है, बैड टच हो सकता है आपके लिए। और उसके साथ साथ जो हमारी चाचियाँ, मामियाँ, दादियाँ जो होती हैं, जब वो हमें बताती हैं, किस्से सुनाती हैं, तो वो किस्से भी इतने हॉरिफिक होते हैं कि वो आपको लगता है कि ये तो कुछ ऐसा है कि विच इज़ नॉट पॉसिबल। इवन यू वोंट बिलीव कि मेरे पास डॉक्टर्स आती हैं जिनको ये मसला होता है कि वो अपनी शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं कर सकती, डॉक्टर्स, और वो बस फिर उसकी वजह से उनको, और ये रियल है, ये कोई, क्योंकि जब भी मैं इस पे बात करती हूँ, अक्सर मैं अपने यूट्यूब या सोशल मीडिया पे इस पे बात करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि किस सदी की बातें हो रही हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जब कोई प्रोफेशनल बात कर रहा होता है किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो तब बात करता है जब उसके क्लिनिक पे वो चीज़ रिपोर्ट होती है, वो हवा में बातें नहीं करता। तो वो लोगों को हमेशा ये लगता है पाकिस्तान की लड़कियां तो शायद इस तरह की हो ही नहीं सकती हैं, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ शायद वो घर वालों से वो खुलकर बात ना करती हो, बट वो कंसल्ट करती हैं। एग्जैक्टली, वो कंसल्ट करने आ रही है ना क्लिनिक पे, तो वो इस चीज को एक मसला समझ रही है। और आपने बाउंड्रीज ही घर वालों ने इतनी बना ली होती है कि आप उनके साथ इस तरह की कोई बात ही नहीं कर सकते। और मैं ये कहती हूँ ये वो रिजल्ट्स हैं जो आपने बोए हैं बेसिकली। आपने मतलब आपने कभी औरत के लिए इस चीज़ को आसान नहीं किया कि वो एटलीस्ट इस पे बात कर सके, अपनी सहेलियों के बीच में बैठ के, अपनी माँ के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, कज़न के साथ। आपने ये इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट किया, जिसका रिजल्ट हम भुगत रहे हैं एक्चुअली। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हुई हैं कि अब लड़कियाँ इस चीज़ से पीछे भागती हैं। एंड देन अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि जो रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स इतने ज़्यादा चेंज हो गए, उसमें लोग कहते हैं इसकी तरफ आने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम चीज़ें जो हैं उसके बगैर ही गुजार रहे होते हैं। सो ये दोनों मिक्सचर हैं कि एक तो सोशली, क्योंकि आप थोड़ी सी लिबर्टी है, लोग जो हैं थोड़े से रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी आज़ादी है कि लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, रहते हैं, और उस तरह से अब बर्डन जो है वो चीज़ों का नहीं है। देन अगेन मैं ये समझती हूँ कि शादी जो होता है ना मुनीबा, इन एनी केस ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। वी शुड स्टॉप इम्पोजिंग दिस थिंग। तो जीनोफोबिया जिन भी लड़कियों को है, वो उनका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट के पास है, मेनली सेक्स थेरेपिस्ट के पास।
और जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है। यस, हमारे क्लिनिक पे लोग जो है वो एंड करते हैं, सिंस आई डील विद द सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और जीनोफोबिया वाले प्रॉब्लम्स को मैं डील करती हूँ, तो और बहुत सक्सेसफुल इंटरवेंशन होता है। विद इन 2-3 सेशंस एवरीथिंग इज सॉल्व। बहुत ज़्यादा कोई लंबा टाइम आपको नहीं लेना पड़ता इसके लिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत सारी फैमिलीज में तो इसके ऊपर बात करके क्लिनिक पे एंड करना ही बहुत मसला है। मगर ये मसला है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये कोई मजाक नहीं है, ये झूठ नहीं है। यस, ये मसला है, बट देन अगेन एक और बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के कुछ रिलेशनशिप्स भी रहे होते हैं ना, जब हम फोर्स मैरिजेस में जाते हैं या माँ बाप कन्विंस नहीं होते कि आप अपनी पसंद की शादी कर लो, तो वो जो कमिटमेंट्स पीछे बनी हुई होती हैं आपके पिछले पार्टनर्स के साथ, वो भी जीनोफोबिया क्रिएट करती हैं। दिस इज अनदर थिंग। ओके, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया हुआ था दैट यू विल बी द लास्ट लव ऑफ माय लाइफ और फलाना फलाना, तो सारी जिंदगी गुजरेगी, एग्जैक्टली, तो अब अगला बंदा जो, और फिर दूसरे बंदे के साथ एडजस्ट होने में भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अब आप उसको कैसे एक्सेप्ट करें उस लेवल के ऊपर जाके कि वो आपके साथ शेयर कर सके। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो कि जीनोफोबिया जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करते हैं, और इनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है अगर लोग चाहते हैं कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी गुजरे। प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ द की। शादी से पहले की जाने वाली काउंसलिंग जो है वो एक की है इसके लिए, जो हर लड़की और लड़की के लिए मस्ट है। आप फिर भी इस मसले से दो चार हैं तो आप फिर भी काउंसलिंग करा सकते हैं। अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेकर आप इसकी काउंसलिंग कराएं। और दोनों की दोनों को ही हम क्लिनिक पे हस्बैंड को ट्रेन करते हैं कि उसने अपनी वाइफ को ट्रीट कैसे करना है। तो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेगा और आप इस मसले से निकल आएंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम पहनने ओढ़ने के हवाले से, और ख़ासतौर पर मर्द हज़रात के हवाले से बात करनी है कि जब वो शॉपिंग पर जाते हैं तो ऐसी कौन सी बेसिक गलतियां हैं जो वो कर रहे होते हैं। कुछ भी ख़रीदने जा रहे होते हैं, मतलब अगर वो जीन्स ख़रीद रहे हैं, शर्ट्स ख़रीद रहे हैं, 2 पीस सूट ख़रीद रहे हैं, कैप्स ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो उसमें जो बुनियादी गलतियां हैं जो वो करते होते हैं वो कौन सी है। वो रंगों के हिसाब से हो सकती है, वो प्रिंट्स के हिसाब से हो सकती हैं, वो फैब्रिक के हिसाब से भी हो सकती है। मुख्तलिफ गलतियाँ हैं ना, उनको आज हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इस पर बात करनी है हमने। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, तो उनसे बात करते हैं। हामिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, मर्दों के हवाले से बात करनी है कि बेसिक गलतियाँ क्या करते हैं वो जब वो ख़रीदारी के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। जी, एक्चुअली सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्टली जब वो हाउस वगैरह ख़रीदना हो या मकान ख़रीदना हो या बिल्डिंग ख़रीदनी हो तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करते हैं मोस्टली लोग के प्लॉट कैसा है वहाँ पे, और अमेनिटीज़ हैं या नहीं हैं, और कहीं फ्रॉडुलेंट डील तो नहीं है एंड ऑल दैट। इसके अलावा कार ख़रीदनी हो तो तब भी बहुत ही इंफॉर्मेशन लोग करते हैं। इवन के स्मार्टफोन ख़रीदना हो तो उसके लिए भी बड़ी रिसर्च करते हैं। वो डिफरेंट साइट्स पे जाएंगे, उसका देखेंगे कि उसमें कितनी स्टोरेज होगी, कितना उसकी कैमरा कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना अच्छा है। लेकिन जब कपड़े खरीद रहे हैं तो उसके लिए कोई रिसर्च नहीं है। वो कहते हैं बस जिसने जो ला दिया ना हमने पहन लिया, अम्मी जो लेकर आएंगी हम पहन लेंगे। बिल्कुल, अम्मी जान सिंड्रोम। तो अम्मी जान तो हमेशा कहती है ना इसको बड़े कपड़े पहना दो क्योंकि इतना भी बड़ा होना है। तो बड़े तो हो चुके हैं ना हम, तो अम्मी 1-2 साइज ऊपर ही लेके आती। तो यू नो आई मीन अम्मी को कौन कुछ कह सकता है ना, दे ऑलवेज राइट। तो इसी तरह जो है ना, जो बीवियां हैं, वाइफ्स हैं, वो भी यू नो अपनी पसंद के लिए आएंगी। अब वो कॉर्पोरेट लिस्ट से है, एग्जीक्यूटिव है, वो अपनी पसंद की लिस्ट से बहुत शौक सी कोई चीज़ ले आए, तो यू नो बिकॉज यू नो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एनीवे ये सारी रिसर्च मौजूद नहीं है। हम जाते हैं, फिर हम हत्थे चढ़ जाते हैं किसी सेल्समैन के। ऐसे है ना, सेल्समैन सेल्सवुमन, वो ऐसा इतना कन्विंस करके आपको कोई चीज दे देता है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं होती। आप घर आते तो आप सोचते हैं कि यार मुझे तो इसकी जरूरत भी नहीं थी जो मैं ले आया हूँ। बल्कि जो चीज़ आप पहनती हैं या देखती हैं या इसको टच करती हैं वो कहती है बनी आपके लिए है, मैं बनी आपके लिए या बना ही आपके लिए है। और बल्कि अमेरिका में कहते हैं ना, वो वहाँ भी सेल्समैन ऐसी हैं, जो सूट आप ट्राई करें वो कहते हैं यू लुक लाइक $1 million, यू लुक लाइक $1 million। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा $500 million वाला भी सूट दिखा दो जिसमें मैं $500 million लेता हूँ। तो एनीवे 3-4 गलतियाँ जो है ना वो उसकी बात करते हैं। जैसे 2 पीस सूट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कलर है, कलर मस्ट बी राइट, जैसे आपने मेंशन किया। तो 4 कलर्स हैं, वो दोबारा उसको रिपीट कर लेते हैं। ब्लैक और उसके बाद डार्क नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे। इन कलर्स के अलावा अगर कोई आपको सेल्समैन
सूट बेचने की कोशिश करे तो प्लीज नहीं लेना। हाँ, नहीं लेना, को भी मना कर देना है कतन नहीं लेना, चाहे सेल पे लगा चाहे वो फ्री में दे रहा, नहीं लेना आपने, ठीक है। एक तो बात ये। दूसरी बात है उसकी फिटिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। फिटिंग में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सूट में, 2 पीस सूट के। तो उसका जो शोल्डर है, ये कोट का शोल्डर, इसमें शोल्डर जो है ना वो टाइट नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, और शोल्डर वेवी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सारे रिंकल्स नहीं होने चाहिए। अगर रिंकल्स हैं, बिलीव इट नॉट, लीव इट ऑन द रैक, इट्स नॉट गुड फॉर यू। यूजुअली यह है कि आमतौर पे जो कपड़े बनाए गए हैं रिटेल स्टोर्स में, वो बनाए गए हैं कॉमन मैन के लिए। तो आप कॉमन मैन नहीं हैं, आपकी एक पर्टिकुलर शेप है, आपकी एक बॉडी है, अल्लाह ताला ने हर किस्म का बंदा बनाया है। हो सकता है कि आपके आर्म्स लंबे हों, हो सकता है कि आपके शोल्डर टाइट हों, छोटे हों, बड़े हों। तो आपने देखना है कि शोल्डर जो है ना, शोल्डर डिटरमिन करता है। इसके अलावा दूसरी बात शोल्डर में आपने ये देखनी है कि ये नेक है ना, अगर ये कॉलर ऐसे खड़ा हुआ है ना कोट का, तो बिलीव इन नॉट, नो अमाउंट ऑफ ऑल्ट्रेशन कैन फिक्स दिस। पीछे से ये कॉलर ऐसे खड़ा है, तो लीव इट एट द रैक, वो भी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यूजुअली सेल्समैन कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं इसको ठीक करवा दूंगा, मैं फिक्स करवा दूंगा, ऑल्टर करवा दूंगा। डोंट लिसन टू देम, इट कैन नॉट बी। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये जब जैकेट का बटन बंद करें तो ये ऐसे बल्ज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे बल्ज करेगा अगेन, इट्स नॉट द राइट फिट। याद रखिए आपके शोल्डर्स जो हैं, रिगार्डलेस कि आप सूट खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, कोई भी गारमेंट खरीद रहे हैं, मेल फीमेल दोनों, शोल्डर स्लोप या ऐसे होंगे आपके, या ऐसे होंगे स्लोपी, या बहुत स्लोपी होंगे, या स्क्वायर होंगे। अच्छा, अगर आपके शोल्डर ये हैं और कोट बना है इस पे, तो ये रिंकल्स कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो आपकी फिट के मुताबिक नहीं बना। तो इसलिए आपने ख़ास तौर पर आप पैंट पे आ जाते हैं। पैंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ही आप ऑफिस में जाते हैं, आप कोट उतारते हैं, तो गेस व्हाट, आपकी पैंट नज़र आती है। और पैंट अगर आपकी बैगी है, पैंट आपकी फिटिंग ठीक नहीं है, जैसे भी आपने आंखों का किया कि ऐसे लगता है, बंदे को देखते हैं तो बंदा लगता है बड़ा अजीब सा लगता है ना कि भाई राइट फिटिंग वाली पैंट नहीं। तो उसमें 3 प्रॉब्लम है पैंट में। ठीक है, एक तो आपने देखना है वेस्ट, कि वेस्ट कंफर्टेबल है कि नहीं है। अगर वेस्ट कंफर्टेबल नहीं है, यानी मतलब टू टाइट है या टू लूज है, तो दैट पैंट इज नो गुड। मोस्टली ये कहते हैं कि आप फिक्स करवा लेंगे, हम इसकी ऑल्ट्रेशन कर देते हैं। अब देखिए, लेट्स से अगर आपको 36 की पैंट 38 आपको आती है, पैंट है 36 की, तो 2 इंचेस हाउ यू गोना मैनेज इट। जो ही आप करेंगे तो पता क्या होगा, सारी डिशेप हो जाएगी पैंट, तो उसका प्रोपोर्शन ही खराब हो जाएगा। तो आपने जो है ना ये यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी जो वेस्ट है उसकी साइज मुताबिक हो। अगर टाइट होगी सारा दिन बैठ नहीं सकेंगे, लूज होगी तो इट विल लुक वेरी फनी एंड वेरी ऑड। दूसरी बात है आसन, जिसे बोलते हैं पैंट में। आसन अगर राइट नहीं है तो आप या अनकंफर्टेबल होंगे, तो या फिर आसन लटका हुआ होगा और आप सारा दिन पैंट को उठाते रहेंगे। तो ये गलती भी आप नहीं करेंगे। और तीसरी बात है लेंथ, पैंट की लेंथ जो अम्मी जान जहाँ पे आती है, एंकल से नीचे होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। ये मैंने आजकल लड़कों में देखा है, बहुत या तो ऊंची होती है, बहुत या तो नीचे होती है। दोनों ही गलत हैं। ठीक है। तीसरा जो राइट लेंथ है वो ये है कि जो आपके शूज है ना, उसके टॉप पे जो इट शुड जस्ट बी किसिंग द टॉप ऑफ द शू, बिल्कुल टॉप जहाँ से तस्में शुरू होते हैं ना, वहाँ तक जानी चाहिए। ओके, सही। तो दिस इज हाउ यू जो सूट है उसको आप ले सकते हैं, उसकी खरीदारी कर सकते हैं, ये सारी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए मोस्टली ब्रांड्स या टेलर्स जो हैं, टेलर्स का सारा फोकस स्टिचिंग के ऊपर है, फिटिंग के ऊपर फोकस नहीं है। ब्रांड का फोकस सारा उसको सेलिंग का। तो आपको यू हैव टू गो टू द राइट पीपल जो इमेज कंसल्टेंट्स हैं दुनिया में। आई एम हियर इन पाकिस्तान, आई एम द ओनली वन। तो हमारा जो होता है, हम एस्थेटिक्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि यार ये इसकी फिटिंग जो है वो प्रॉपर है, उसकी बॉडी शेप के मुताबिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बिलीव इन नॉट, आपने चाहे जितना मर्जी महंगा गारमेंट लिया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपका। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा चलिए ये तो सूट के हवाले से होगी ना कि आपने खरीदारी कैसे करनी है। अब हम कैजुअली कोई जीन्स या फिर शर्ट्स लेने जा रहे हैं मर्द हजरात, तो उन्हें किस तरह की जीन्स और शर्ट्स लेनी चाहिए? आजकल बैगी जीन्स भी चल रही हैं, पैंट्स भी चल रही हैं बैगी वाली जो कैजुअली आप पहन सकते हैं, ऊपर आप टी शर्ट पहन सकते हैं। अब टी शर्ट्स में भी प्लेन भी हैं और प्रिंटेड भी हैं, तो कौन सी ले सकते हैं? सबसे पहले तो है कि प्रिंटेड शर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आग लगा दे। ये मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि जब मुझसे पूछते हैं ना किसी बंदे से प्रिंट लगाया, तो देखो ना कि ये क्यों लगाया हुआ, क्यों पहना हुआ तुमने, तो खासतौर पर स्टूडेंट में कहते हैं आगे से कहते हैं नो आंसर फॉर दिस। उन्हें पूछा कि यार व्हाई यू वेयरिंग दिस, व्हाट डज इट से अबाउट यू, तो ही करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, आप ये ना जैसे कहते हैं ना एक सोफिस्टिकेटेड बंदे की तरह अपने आप को प्रेजेंट करें
तो उसमें नॉन डिस्क्रिप्ट टी शर्ट्स पहने, जिसपे कुछ पहने, घोड़ा मोड़ा इतना बड़ा लगा के अगर आ जाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि यू आर प्रमोटिंग, हमने पहने पोलो की, हमने शर्ट पहनी है, और वो भी एक्चुअली फेक है। यूजुअली $125 प्रॉब्ली $150 कॉस्ट करती है रियल की, कॉस्ट कर सकते हैं। तो आई मीन आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ पीपल जो घोड़ा लगाए वो $150 पे करें। प्लेन पहने। अच्छा, उसके बाद उसकी फिटिंग का खास तौर पे ख्याल रखें। अच्छा, यूजुअली होता है कि टी शर्ट पहनी है ना, इट डजंट मैटर, यूजुअली दैट्स व्हाट पीपल थिंक, ठीक है, लेकिन उसकी फिटिंग जो अगर अच्छी फिटिंग नहीं है, टी शर्ट की फिटिंग देखिए, अगर आपने बहुत लूज टी शर्ट पहनी है तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं, अगर आपने बहुत टाइट टी शर्ट पहनी है तो दैट्स आल्सो नॉट गुड। तो हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद थे, वक्त की शॉर्टेज थी हामिद साहब, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें जिससे आप अच्छे लगें जब आप कपड़े खरीदने जाएं और उनको पहने। तो हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।